Welcome in this video. I hope you are all good and your preparation is also good. And this is good news for all students who are preparing for the Uttar Pradesh Public Service Commission. Notification for the 2025 has been out, and what is the requirement, exam process, and registration process, and document, all are will be discussed in this video. Basically, this video will be Hindi and English, both medium, because most of the students Hindi medium. So without delaying the time, let us start. So first of all, for this first, your age should be 21 minimum, uh, as well as bachelor degree. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन एज ए फ्रेशर कैंडिडेट करना चाहते हैं तो फिर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे इसमें चीज़ें दी गई हैं जो आपको एक लिस्ट है आपकी जो सॉरी जो भी उसमें मतलब डॉक्यूमेंट उसमें फिल करने हैं या फिर उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको उसी के बेसिस पे फिल करते जाना, और आपका जो ओटीपी होगा वो आपका ईमेल और उसके साथ साथ आपको एसएमएस नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है। और इसका फीस का देखिए, एक सबसे मेन रीजन ये है कि वो ऑनलाइन सबमिशन, जो इसका एप्लीकेशन वो आपका ऑनलाइन ही होगा, और इसके अलावा ये किसी भी तरीके से वो नहीं होगा, मतलब एक्सेप्टेड नहीं है। और आपका फीस के लिए बैंक लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन, तो आपको ये थोड़ा सा फीस वाला, और ये आपका जो मोबाइल नंबर है इसको आप थोड़ा सा चेक करके रखिए, क्योंकि अम, वही अपना मोबाइल नंबर यूज करिए, वही अपना मोबाइल नंबर यूज करिए जो ऑन द registration to online process, complete process that will be with you. If any process that is not possible, तो at least आप अपना उस नंबर के आप से जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आप निकाल सकेंगे, जैसे कि बाई चांस फ़ोन खो जा रहा है या फिर ईमेल रिकवर नहीं हो रहा, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अलावा उसके प्रोसेस क्या है उसका, तो पहले तो आपको ओटीआर बनाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और इसके कुछ स्टेप्स भी दिए गए हैं, तो आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये वो उसका पेमेंट जब आपका हो जाएगा तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, और इसके जो ओटीएम पासवर्ड एंड लिक्विड नेम, ये सब प्रोसेस बस, इनको ज़्यादा वो नहीं है। कितना किस कम्युनिटी के पर्सन के लिए फीस है वो भी इसमें इस तरीके से पूरा दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो आप, दिस इज अबाउट 200 for the public service commission as well as 10 for the assistant conservator of forest, and spread of the application for the post of the forest officer will be also included in this exam। तो जैसे ये है तो आर एफ ओ, ये आल्सो इसमें इंक्लूड हो जाएगा इस एग्जाम, मतलब ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक, पे स्केल, ग्रेड स्केल, एंड की पोस्ट का पोजीशन, तो नंबर ऑफ यू कैन चेक, तो रिजर्वेशन पॉलिसी आल्सो will be used in the exam। तो ये सब इसमें क्या-क्या चीज़ें वो आपको जस्ट चेक करनी जो आपके काम की। तो मुझे लगता है कि जो आपके काम का वही है कि आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। तो मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ, एंड लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल ओनली द ओनली वाइफ, एंड गवर्नर हैज ग्रांटेड एन एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस कंडीशन। तो इसका ये है कि मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ, living and female candidate who have married a person already having a wife shall not be eligible। तो जिसके मोर देन वन स्पाउजेज या स्पाउजेज तो उसके रिगार्डिंग है, वो इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं है। अब उसको कोई ऐसी कंडीशन मतलब ऑन लेवल गवर्नर की तरफ से हो,
तो उसमें ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा और देखिए एक और इसमें मेन चीज़ जो मुझे लग क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। क्वालिफिकेशन जैसे कि इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आपको स्पेसिफिक बैचलर डिग्री आपको चाहिए होगी, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया या फिर इसी तरीके से इसमें हम देखेंगे और तरीके से मतलब जैसे कि अ, तो जैसे कि हेल्थ के लिए हो गया फिर आपका ऑडिट वगैरह के लिए हो गया, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको स्पेसिफिकली उस पोस्ट के ओरिएंटेड होते हैं, तो इस वजह से आपको अपनी डिग्री को या इस पोस्ट के लिए जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो आपको वैसे देनी पड़ेगी। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट क्या मतलब चाहिए मतलब, तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो भी पोस्ट है, इसके अलावा प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ट्रेड सेव्ड इन द ट्रेड, तो ये इसकी कुछ क्वालिफिकेशन है रिस्पेक्टिव जॉब के लिए। ठीक, इसके अलावा और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कुछ इसमें जैसे उसको होते हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की कहना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह इसमें कुछ थोड़े फिजिकल पैरामीटर आल्सो इंक्लूडेड है। ओके, तो के अलावा ये आप मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह, तो ये उन लोगों के लिए जो प्रेफर करना चाहेंगे मतलब पुलिस रेंज में जाना चाहेंगे, और फिर फॉरेस्ट रेंज में भी ये चीज़ें मिलेंगी आपको, तो ये दोनों आप ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपका ये फिजिकल फिटनेस फॉर्म, तो ये सी एफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ ऑफिसर हो गए ऑफ फॉरेस्ट फॉर रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट सर्विस हो गए फॉर रेंज फॉर रेंज फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसमें चेक कर जैसे आपका मेन जो कंपोनेंट वो आपका एज वाला है, यानी कि 21 का वो इसके अलावा आपकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी 40 तक जब आपका 1 जुलाई 2025 के अलावा फिर मस्ट नॉट हैव बीन अर्लियर देन 2 जुलाई 1985 एंड नॉट, तो ये आपका एज का पैरामीटर जैसे किसी पर्सन का एज है जैसे किसी कोई पर्सन मतलब इसमें कब से कब तक का होगा, जैसे कि वो 2 अक्टूबर 2 जुलाई, ठीक, 2 जुलाई से 19 इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक, पहला ये है और दूसरा ये है कि वो 1 जुलाई और 5 से बाद का नहीं होना चाहिए, जैसे किसी पर्सन का 5 अगर इतना भी होगा 5/7/2004 तो ये फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं। ठीक, मतलब 21 आपका होना ही चाहिए, और उसके अलावा आप कैसे उन चीज़ों को देख रहे हैं आपको उस तरीके से आपको चीज़ें एज का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं आप इस तरीके से। इसके अलावा फिर आप उसके बेसिस पे आपको कुछ और भी इसमें आप चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि पार्लियामेंट फाइल, तो ये आपको कैटेगरी वाइज आपको फिर इसमें चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक, तो इसके फिर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया लगे हुए हैं, तो उस तरीके से आप अपना चेक कर सकते जैसे फिर इसमें आपके वो रिटन एग्जाम का हो गया तो उसके बेसिस पे उसके जो भी वो रहेंगे मतलब क्या बोलते हैं फीस वगैरह फीस इंटरव्यू और उसका रिटन एग्जाम का है इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, तो ये कैंडिडेट के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो हम पढ़ भी सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास है नहीं, एग्जाम रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि वो नकल करेगा तो उसे किस तरीके की पनिशमेंट हो सकती है, कि जो भी मतलब डाटा है वो आपका मतलब ट्रू डाटा होना चाहिए इस तरीके से, और एग्जाम रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई मतलब आपको पेंसिल नहीं यूज करना है, बॉल एंड ब्लैक पेन यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन,
यूज करना है पोयम सीट में। पेंसिल और यूज आप एनी अदर पेंसिल, मतलब आपको ब्लैक पेन यूज करना है, मोटी बात ये है। ठीक। और आपकी जो भी डाटा वो आपका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब वैसा हो। और इसके अलावा जब आप फॉर्म पर गए तो इससे पहले आप कम से कम एक बार आप आइडिया लगाना, आपको जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत, सारे डॉक्यूमेंट और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपकी वेरीफाइड है। बाद में फिर प्रॉब्लम तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक। तो जैसे जैसे आप उसे फॉर्म को फिल करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने वो खुलता जाए। देखो ये प्रोसेस दिया गया है। तो नोटिफिकेशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फी डिपोजिशन, फिर काउंसलेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफिकेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट रिपोर्ट की की बात हो रही है यहाँ पे, एंड डबल वेरिफिकेशन ऑफ जो एप्लीकेशन स्टेट। तो ये सब मतलब चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे मेमोरेंडा मतलब प्रोफार्मा होते हैं, तो उन्हीं की बेसिस पे आपको मतलब वो डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं उनको। वैसे आप जैसे कि कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो कैसा होना चाहिए, सीएससी का है तो फिर वो कैसे होगा, या फिर एससी एसटी का तो सेम रहता है, और इसके साथ साथ आपका ओबीसी का है तो कैसा होगा, डिसेबिलिटी का होगा तो कैसा होगा, या फिर कोई ईडब्ल्यूएस का है तो इस तरीके से आप चीज़ें इसी फॉर्मेट पे आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक। और इसके साथ साथ आपको ये सारे वही फॉर्मा ही दिए गए हैं। तो मतलब आप जिस जैसे स्पोर्ट का हो गया, वो भी कोई फ्रीडम फाइटर है या फिर कोई पीडब्ल्यूडी का है कोई पर्सन, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट फिल कर दिए, आपका प्रिंट आउट वहाँ से आउट हो गया। जो मेन आपके काम की चीज़ है तो सब आपका के उसका प्रोसेस है, लेकिन मेन काम की वो आपकी ये है कॉम्पिटिटिव प्लान ऑफ द एग्जाम। तो इसमें बात क्या है, तो एग्जाम का प्लान क्या है, प्लानिंग क्या है कि पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस होगा, आपका वाइवा वॉइस होगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ, चलो बाद में इसको देखते हैं पहले। हम्म, तो आपके इसमें मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक। और ये कन्वेंशनल पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा मेंस का। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें प्री के पेपर में आपको किस तरीके से, पहला पेपर आपका 9:30 से 11 का होगा, दूसरा आपको 2:30 से 4:30 का होगा, मतलब 2:30 to 4:30। तो ये आपका पेपर इससे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा जो भी रहेगा। और जो आपका दूसरा पेपर रहेगा उसमें आपका जो क्राइटेरिया वो आपका 33% के क्वालिफाई ओनली, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द पेपर। ओके। अब सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दोनों पेपर के सब्जेक्टों का जो वो है, तो हम इसमें तो ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इसमें आपके, तो ये आपका मेंस के लिए मोस्टली दिया गया है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से वो पेपर वन है, तो पेपर वन में आपको देखो एक्चुअली जो सिलेबस है वो बड़ा ही ऐसा सिलेबस जो आपको मतलब फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होगी इस चीज़ के लिए। तो कम से कम जैसे आपको जो मार्क्स होता है 2 आवर का, फिर जो ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर इसका मैक्सिमम मार्क्स है वो 200। तो जनरल हिस्ट्री अगर हम बात करें तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट, तो इसमें आप करंट इवेंट में आपको देखो, जैसे अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया,
फिर साथ साथ फिर इकोनॉमी हो गया। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो मतलब जो आपको कहना चाहिए, आपको करंट अफेयर की आपको जानकारी होनी चाहिए इन सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट, वो भी यूपी से रिलेटेड, मतलब स्टेट से भी रिलेटेड होनी चाहिए, और साथ साथ आपको कुछ मतलब जो इंटरनेशनल जो टॉपिक इंटरनेशनल रेलिवेंस के जो टॉपिक हैं करंट में, जो भी करंट की चीज़ें चल रही हैं, आपको उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको मूवमेंट है फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम तो वो भी आपको आपको इसी के साथ साथ आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, और मतलब आपको पॉलिटी का, यदि आपको इकोनॉमिक में आपको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जनरल इशू ऑफ एनवायरनमेंट, वही मैं बता रहा था। तो अगर आप ऐसे 5 से 6 अपने प्लेयर बना लोगे तो कहीं न कहीं आप अच्छे नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो। साथ साथ मैं भी आइडिया देता रहूँगा कहाँ पे आपको जो भी पड़ सकती है मेरी। जहाँ भी आपको अगर डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही, तो आप पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हो, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब उसके साथ साथ ये देखिए, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, तो यही है आप मतलब जो चीज़ें इसमें दी है, ठीक है। और एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए, मतलब अच्छे लेवल डेप्थ इन डेप्थ। तो आप ऑनलाइन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, आप ऑनलाइन कोचिंग आपको जो लग रहा है आप वो ज्वाइन कर सकते हो, और सेल्फ से भी कर सकते हो चीज़ें, इतना टफ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको गाइडेड मेहनत और एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करना पड़ता है, तभी देखो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर अगर आपको और अपने तरीके से पढ़ना है, आपको जो भी कुछ, तो फिर आपका वो आइडिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से एक अपने गाइडर के साथ आप चीज़ों को ट्राई करिए, और आपका जो पाथ है आप उसे अचीव करिए। मेरा तो देखो यही के लिए सजेशन रहेगा। मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। तो फ्रॉम माय साइड, ठीक। सॉरी। जैसे अगर बात करें जीएस में, तो ये जनरल स्टडी में आपको बस यही है कि आपको थोड़ा मैथमेटिकली नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैथ के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हो गए, तो जैसे ये देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो आपको थोड़ी बहुत आपको आइडिया हो, तो आप इसके बेसिस पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आपको एटलीस्ट 33 नंबर का करना पड़ेगा इसे सॉल्व। तो ये भी आपका मतलब 200 का है, तो इसमें आपको 70 नंबर, या मोटा मोटे में 70 बता दें, वैसे आपको 60, मतलब इसके 66.6 के समथिंग आपको कुछ मतलब 67 के आस मार्क्स चाहिए होंगे इसे क्वालिफाई करने। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो आप इसमें देखिए, आप पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और ये सिलेबस वो करा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, तो आपका सिलेबस हो जाएगा। साथ साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट आप ऐसे 8 से 10 टॉपिक ऐसे आप देख लें जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनसे आप बना सकें होने के लिए, और इस तरीके से आपका जो पेपर का लेवल है वो कहीं न कहीं फिर टच कर पाएँगे, उसे क्वालीफाई भी कर पाएँगे। तो ये सारा हो गया, इसके अलावा आप उसी में थोड़ा हिंदी रहता है। वो भी 10th लेवल का, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपका ये इंग्लिश का थोड़ा पोर्शन है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। सॉरी, इंग्लिश में आपको मेनली यही देखना है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन बड़ा दिखेगा उसमें। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सेंटेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड्स मीनिंग हो गया, वोकैबुलरी यानी यूजेज हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक। देखो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और ये पोर्शन, और ये, और ये कुछ ऐसे पोर्शन जिन्हें आप कर सकते हो। इवन ये जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप एक टाइम तक कर सकते हो, लेकिन दूसरा ये है कि आपको ये चीज़ें वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी यानी यूजेज एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये थोड़ा सा पोर्शन रटने वाला हो सकता है, तो कहीं से आपको इसमें
प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको ठीक से आप किसी का, या फिर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लिए आपके कौन से क्वेश्चन करने हैं इसमें से, तैयार कर लिए कि आपको पढ़ना सब पड़ेगा। कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ से आप मुंबई गेम कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए, और ये हिंदी के कुछ ऐसे तो आपको हिंदी है तो भाई आप इन चीज़ों को ठीक से कर ही सकते हो, इसमें इतनी कोई खोज नहीं है। तो अब जैसे ये प्री का हो गया, उसके बाद अब मेंस की बात करूँ। मेंस में एक बार मैं देख लेता हूँ, जैसे आपका जनरल हिंदी हो गया, एशिया हो गया, और ये आपके 6 पेपर हो गए, जनरल स्टडी, सब 200-200 मार्क्स के हैं, अब 2 पेपर आपके 150 मार्क्स। तो अब हम इसकी बात करते हैं। मतलब यहाँ से आपका हिंदी और इंग्लिश का ये जो है, हिंदी में आपको देखो ये लेटर हो गया आपका, और उसी तरीके से आपको जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे आपको है कि प्रोज वगैरह दिया जाएगा, खंड जैसे वो, और आपके लेटर हो गए, और ये मुहावरे हो गए, वक्रोक्ति हो गए, ग्रामर रिलेटेड चीज़ें आपकी हैं। आप एक बार उसे चेक प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ जैसे कि इसमें इसी का हो गया, तो ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक इसमें दिए गए हैं, एबीसी सेक्शन में, तो फिर रिलेटेड आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, आपका स्टडी जो भी कुछ होगा, आप इस पे देखो, इसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना, मार्क्स, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप उसे एक कोहेरेंस ऑर्डर में आप उसको ट्राई कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इसमें आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो अगर आपको चीज़ों का आइडिया है। जैसे टॉपिक में जिन पे आपको सोचना है ना, उन्हें ठीक से थोड़ा सा एनालिसिस करके आप उन्हें लिख सकते हो, और अगर बहुत अच्छे से जो भी करना, वो देखो आपको प्रैक्टिस के बेसिस पे हम, आप कितना भी लिखें, इस पे कोई ये नहीं कि आपको यही पढ़ना है, आपको वही वैसा कुछ नथिंग। ठीक, तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो ये चीज़ें, जैसे कि आपका जनरल पेपर, तो जनरल में मोस्टली जो पेपर बन वो आते हैं उसमें आपको हिस्ट्री, और इसके साथ साथ आपको यही दो टॉपिक आपको पढ़ेंगे इसमें, या दो जो सब्जेक्ट जो दिए गए हैं। तो इससे आप इसका सिलेबस, आपका सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस मैच है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब मिल जाएंगी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले पेपर जब होता तो इसका सिलेबस का सिर्फ कुछ सेम, लेकिन लास्ट 2 ईयर से ये जो मतलब इसमें चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें वेरिएशन काफ़ी आप देख सकते हो। हम्म, और जैसे जनरल स्टडी वन हो गया, तो उसमें आप देखिए, तो इसमें देखो आपको एक तो इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, और ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन और वर्ल्ड की। और इसमें आपको थोड़े से टॉपिक मिले हैं जो आपको उसके मिल सकते हैं। हम्म, कहना चाहिए जो क्या बोलते हैं, सोसाइटी, ठीक है? तो ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम उसका आइडिया लगा, हाँ, इस तरीके से देखते जाएंगे, और मैं आपको डेली कुछ ना कुछ आपको इसके रिलेटेड बताता जाऊँगा, ठीक है? तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है, और ज्योग्राफी आपको ठीक से पढ़ना है पेपर वन के लिए। लेकिन साथ साथ आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते जाइए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से। और हाँ, आप एनसीईआरटी से हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी इज द बेस्ट solution to prepare for the exam. After completing the concepts, you can switch yourself to anywhere, but in limit the under the exam limit. ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ कह सकते हो, और उसके साथ साथ आपका जीएस 2 का पेपर जो, तो उसमें आपको पॉलिटी और आपकी गवर्नेंस, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस की बात करें, तो ये आपको इसमें दिखेगा नहीं, ऐसे आप देखेंगे तो आपको इसमें जो इसके जो की एलिमेंट है, इसके सिलेबस देखो, पहला तो आपको उसकी बात, तो आपको पहला तो ये पॉलिटी हो गया, आईआर आपको पढ़ना पड़ेगा, सोशल जस्टिस हो गया, और इसी के साथ साथ आपको गवर्नेंस, मतलब आपको इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
लिख दिया पूरा सिलेबस, तो इस तरीके से क्या है ना, आप रिकॉर्ड नहीं कर, आप कर सकते तो अच्छी बात है, जैसे जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप किसी के जो करंट इवेंट एंड न्यूज़ है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। देखो, मैं करंट के लिए आपको सजेस्ट करूँगा, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक? द हिंदू न्यूज़पेपर से आप बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। और रीजनल पेपर के लिए आप यूपी का आप दैनिक जागरण आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। और हाँ, इसी साथ-साथ आप मतलब जो भी देखो, द हिंदू में आपको देखो, एक तो हेडलाइन पढ़नी है, जैसे आपको एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है, तो 6-7 पेज जो उसके होते हैं, उनको आप उन न्यूज़ को देखें, धीरे-धीरे आप ट्राई करें तो आप उसे अच्छे से कर लेंगे, उसमें कोई बात दिक्कत नहीं, ठीक? तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं जीएस 3, तो जीएस 3 में आपको देखो इकोनॉमिक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ-साथ आपको एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट में आपको देखो कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ हो गया, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वगैरह, जो इंटरनेशनल रिलेशन, जो इंटरनेशनल और रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप दिखेंगे इसमें। तो ये पेपर आपका करेंगे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, साइंस, 3 पे सब्जेक्ट होगा आपका। एक आपका होगा आता टॉपिक है वो है डिजास्टर एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंज, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें आपको 3 से 4 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे जैसे, विदाउट इसके आप एक अच्छे से चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक अ, मुझे आइडिया है। तो फिर आपका जनरल स्टडी होगी, इसमें आपको एथिक्स पढ़नी पड़ेगी। एथिक्स वो भी आपको सारी एथिक्स में इसमें टॉपिक पर वो उन चीज़ों में आप देख सकते हो, कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपको करना है, ओके? तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको कोई इतना खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा आप ट्राई करें, तो जैसे आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि आपका जनरल स्टडी में इसका देखो सबसे अच्छा तैयार करने की ये है कि आप इसके जो टर्म्स हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको आप पढ़ना शुरू करें, और धीरे-धीरे एक बार में तो देखो नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीरे-धीरे जब आप इसे पढ़ोगे तो अ, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरा कितना तैयार होगा, किस लेवल पे मुझे जाना है। इसमें आपको कोर्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, जो फिलोसोफर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या फिर फिलोसोफर हैं, या फिर स्कॉलर्स हैं, ऐसे करके। ठीक, तो ये आपका पेपर पूरा एप्लाइड पेपर ऐसे कहना चाहिए, एथिक्स का एप्लाइड वर्जन आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, और मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँ कि उस पेपर को कैसे तैयार करना, ठीक है? तो ये आप ये देख लीजिए, आपका जीएस 5 पेपर है। ये पेपर आपका बड़ा होगा, मतलब पहले आपको हिसाब पे पढ़ना पड़ता था ऑप्शनल पेपर, लेकिन इस बार से ये मतलब 2 साल से ये हटा हुआ है, और ये तब से ये आपको दे दिया गया है, ये आपको 2 पेपर ऐसे हैं। तो इन 2 पेपर्स में आपको थोड़ा-सा यूपी के बारे में अच्छे से जानकारी रखनी पड़ेगी, जैसे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी करके। इन 2 पेपर्स का पूरा मोटो यही है कि हम इन चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं, हमने जो है वो समझ रहे हैं। तो क्योंकि जैसे कि इसमें को थोड़ा स्पेसिफिक इसलिए कह दिया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं यूपी का जो एक इतना बड़ा जो स्टेट है, उसको रन करने के लिए कहीं न कहीं उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी जो चीज़ें हैं, इसके बारे में हमें से आइडिया हो। कहीं न कहीं इसका गवर्नमेंट का जो चेंज करने का जो अ, पता नहीं उसका क्या मतलब आइडिया है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये एक अच्छी चीज़ है, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हो कि जो मतलब उसमें प्रोसीजर था उसके काम करने का वो। जैसे आपको यूपी की इसमें पॉलिसी वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, मतलब मोस्टली ये दोनों पेपर में आपके कहीं हिस्ट्री रिलेटेड हो गए, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा अलग से मेहनत थोड़ी-सी आपको करनी। तो अगर हम बात करें पेपर तैयार करने की, तो देखो एक ऐसे हो आप अभी, अगर आप इनिशियल जर्नी पे, तो आप एनसीईआरटी आप पढ़िए। एनसीईआरटी ज़्यादा टाइम है, मतलब एक इतने टाइम तक पढ़िए जो पता है आप उसकी आइडिया लगा सकें। इसलिए आप क्लास 9 से 12 की
पढ़िए, या फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर दें तो भी कोई बात नहीं, तो कोचिंग का भी आप कीजिए, पढ़िए। जो कोई सेल्फ स्टडी वाले हैं उनके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। और एनसीईआरटी के साथ साथ जैसे पेपर वन, वो दो चीज़ें हैं, तो हिस्ट्री पढ़ें या जियोग्राफी पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। आप सिलेबस उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए और नए कंटेंट को चेक करिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। नोट्स वगैरह कम से कम 2 से 3 बार जब आप पढ़ लें, फिर आप नोट्स बनाएं प्रॉपर। जैसे मतलब नोट्स ऐसे बनाएं जिनसे आप पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाए, हाँ इसमें क्या क्या पढ़ना, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मुझे समझ में आया और कितना मुझे इसमें काम करना है। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं इस पेपर को। इसी तरीके से आप दूसरा भी, इसमें आपको पोलिटी इकोनॉमी एंड पोलिटी और सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे ठीक से। आपको नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बस आप इतने नोट्स बना लो, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की हो जाए। और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनको आप देखिए कैसे सॉल्व हुए, और उस तरीके से आप उनको कर सकते हो अपने यूज के लिए। मतलब जैसे नोट्स आप ऐसे बनाइए, उन नोट्स में आप कम से कम थोड़ा रिलैक्सेशन रखिए, जिससे कोई नई चीज़ उसमें आ रही तो आप उसे ऐड कर सकें। ऐसे आपका इकोनॉमी का पोर्शन होगा, इसमें आपको इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपको इसी तरीके से जो मैंने उसके लिए बताया वही आपका इसके लिए। तो सिलेबस आपको बहुत वाइड अप कर दिया गया, और ये आपको एक GS4 मतलब ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सिलेबस आपको बहुत वाइड हो गया कहीं ना कहीं। आप एक ही सिस्टमेटिक आपको वर्क करना पड़ेगा। हाँ, विदाउट डूइंग ए सिस्टमेटिक वर्क आपको सीखना, तो रट्टाफिकेशन से आप बचिए जहाँ तक है। हाँ, चीज़ें आप ऐसे करिए जो आप ना लॉन्ग टाइम ट्यूशन तक याद रहे, एग्जाम तक। तो इसका एग्जाम लगभग कब है इसका, जो अक्टूबर के समथिंग इसमें मतलब डेट मेंशन्ड है, तब तक हो जाए ठीक, लेकिन आप उसे एक आइडिया लगा के रखिए, उसी का माइलस्टोन मान के आप अपना काम करिए। ठीक, तो ये सारे पेपर हो गए। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्पेसिफिक फील्ड हो गई, जैसे आपका ये पेपर असिस्टेंट कंजर्वेशन कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस एग्जामिनेशन रहेगी, तो इसमें आपके कुछ पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है इसमें करके। ठीक, तो मेन जो था वो आपका यही था, उसके अलावा आपका ये जो पूरा पोर्शन अलग हो गया, तो आप जैसे जैसे आपका पोर्शन पोजीशन चेंज होती है, पोस्ट चेंज हो जाए, वैसे आपका सिलेबस कुछ कुछ आपको इसमें इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो पेपर है ये आपको एक वाइड अंडरस्टैंडिंग देंगे, और आप ऑनेस्ट होकर आप काम करिए अपनी, जो भी आपने जिस तरीके से अपना सोचा हुआ है, फिर फिर ये पूरा सिलेबस ही पढ़ा हुआ है, तो ये अपलोड कर दूंगा, ये पूरा मतलब जो नोटिफिकेशन है, और आप इसे वेबसाइट से जाके भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक, I hope it would be helpful for you. And if you have any query, क्या हुआ? बात रही मेरे चल रहा है, comment down in the comment section. I will give you the this one and whatever possible from my side. Thank you very much. Thank you very much.